स्वागत है आप एक बार हम एक बार फिर बात करेंगे देश की राजनीति की, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव में जो खेला करने की कोशिश हो रही है उसके जरिए जरा देखते हैं कि इस वक्त कौन कितने पानी में है, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव की पार्टी को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि पूरे विपक्ष में एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी की इस ऑनस्लॉट से बची हुई है कहीं ना कहीं, वो समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव थे। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने एक और उम्मीदवार दे दिया, उससे क्या अखिलेश यादव के पीडीए के सपने को चोट पहुंचने वाली है? उनकी पार्टी के अंदर ही इसको लेकर बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता ही पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में जो उम्मीदवार खड़े किए हैं ये पीडीए के उम्मीदवार कहां से लगते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसमें गणित किसके पक्ष में और किसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी से ही दूसरी खबर यह है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली के मतदाताओं को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि आपने अच्छे बुरे हर वक्त में मेरा ख्याल रखा, मेरे परिवार का ख्याल रखा, आगे भी हमारा साथ दीजिएगा। मैं सेहत की वजह से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हूं, लेकिन मैं अब आप लोगों का साथ छोड़ नहीं रही हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मार्मिक चिट्ठी लिखी है, इसमें फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका जिक्र किया गया है। क्या परिवार से एक और शख्स के चुनावी राजनीति में उतरने की भूमिका सोनिया गांधी ने बनाई है? क्या प्रियंका गांधी को सौंप रही हैं वो रायबरेली की सीट? इसको लेकर के बातचीत हो रही है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। एनसीपी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आ चुका है। जैसे शिंदे सेना असली शिवसेना करार दी गई, ऐसे ही अजीत पवार की एनसीपी असली एनसीपी आज करार दे दी गई है। अब महाराष्ट्र में इसका आगे क्या असर होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर आज दी है फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम भी इंडिया गठबंधन से चले, हम भी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। और उन्होंने तो इस ओर भी इशारा कर दिया कि हमें एनडीए में जाने से भी गुरेज नहीं है। हम आपको दिखाते हैं फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, यूपी की सियासत पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, और सोनिया गांधी की चिट्ठी में क्या है, देखें। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 8 के 8 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने वाले नंबर हैं और सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 8 राज्यसभा में सांसद यूपी से भेजे। उत्तर प्रदेश में खेला कैसे होगा सर, सभी लोग जानना चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है, हमारे नंबर है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से। शहजाद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका भी। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज। रागी साहब स्वागत है आपका। अतुल सक्सेना जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। अभी आपने फारूक अब्दुल्ला को भी सुन लिया, फारूक अब्दुल्ला भी चले इंडिया गठबंधन छोड़ करके। और रही सही कसर, आप जहां पर जो नेता विपक्ष का इस वक्त अवेलेबल दिखाई दे रहा है उसको पार्टी में जगह ही दे ही दे। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण को हमने देख लिया, संजय सेठ को आपने उतार दिया है राज्यसभा के चुनाव में, तो पल्लवी पटेल कह रही है पीडीए नहीं है, तो अखिलेश यादव के घर में भी आग लगाने का काम कर दिया है। देखिए, इसके पीछे एक कारण है। आपने कल देखा होगा कि मोदी जी की दिव्य सभा है, सोनिया जी अब मैदान छोड़कर शायद राज्यसभा चली गई है और अब कांग्रेस पार्टी शोक सभा में है। अब ये कांग्रेस पार्टी की शोक सभा तब से शुरू हुई जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है। बताइए, राहुल गांधी शुरू करे उससे पहले मायावती जी ने न्याय के बदले बाय बाय बोल दिया, फिर मिलिंद जी ने बाय बाय बोल दिया, उसके बाद ममता जी ने बाय बाय बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाय बाय बोल दिया, उत्तर प्रदेश ने बोला 11 सीटें लो वरना हम बाय बाय बोल देंगे, महाराष्ट्र में बोला 0 से शुरू करो। फिर उसके बाद हमने देखा है कि किस प्रकार से केरला में कांग्रेस ने को कहा गया कि वायनाड से बाय बाय बोल दीजिए, और उसके बाद बिहार में बाय बाय बोल दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय बोल दिया गया। तो जनता जब बाय बाय बोलने के मूड में है और मैदान छोड़ के एक के बाद एक नेता जा रहे हैं। आपने अभी एक पत्र का जिक्र किया, अब उस पत्र में देखिए अमेठी को तो बाय बाय बोल दिया है गांधी परिवार ने। रायबरेली के नाम जो पत्र लिखा उसमें अमेठी में, क्योंकि पहली बार सोनिया जी अमेठी से चुनकर आई थी, तो अमेठी के बारे में जिक्र नहीं है। अमेठी जब हारे तब राहुल गांधी वायनाड चले गए तो उन्होंने बाय बाय बोल दिया। आज रायबरेली को भी बाय बाय बोलते हुए उत्तर प्रदेश से अपने पूरे जो रिश्ते हैं एक प्रकार से गांधी परिवार ने खत्म कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जब नेता ही मैदान छोड़ के जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी है। हम लोगों की जितनी सीटें पिछली बार आई उससे ज्यादा का लक्ष्य लेकर खड़ी है और इसीलिए हम लोग जनसभा में हैं, हम लोग दिव्य सभा भी देख रहे हैं और ये लोग शोक सभा में। सूर्या जी ने सेहत का हवाला देते हुए कहा है कि देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शायद कहानी कुर्सी में भी कहा था, कोई राज्यसभा कोई अकोमोडेशन चेंबर नहीं होता, असाइलम नहीं होता कि वहां पर अगर आपकी सेहत ठीक ना हो वहां पर भी हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है।
वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वहां पर तो और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि क्या वो रिटायरमेंट हाउस है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी ने देखा होगा। क्या खड़गे जी रिटायरमेंट ले रहे हैं इसलिए वहां पर है क्या? मुझे लगता है कि अपर हाउस में भी जाना एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। यह निश्चित रूप से हवाओं का रुख देखकर कि आज अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी हाथ में नहीं आ सकती, परिवार का अस्तित्व, जो राजनीतिक अस्तित्व है वहां से समाप्त हो चुका। क्यों ना हो, 10 सेकंड केवल और लूंगा। उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर भारतीयों के लिए जो वक्तव्य दिया गया है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी के वोटर्स को समझ नहीं आते इश्यूज, प्रियंका वाड्रा ने भैया कहकर हंसी मजाक उड़ाया था, फिर जिस प्रकार से डीएमके के नेताओं ने लगातार गाली गलौज की उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीय लोगों के लिए, तो मुझे लगता है उन्होंने हवा का रुख देख लिया है कि वहां पर आज परिवार के लिए ना कार्यकर्ता बचे हैं, ना वहां हार के डर से जा रही हैं सोनिया गांधी राज्यसभा, आप कह रहे हैं जी, हार के डर से जा रही हैं? देखिए वो तो उसके बारे में विश्लेषण अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक करते ही हैं ना। आप मुझे बताइए कि हार का डर ना हो तो आ जाइए, आज अजय जी घोषणा कर दे कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ, कर दे घोषणा। या छोड़िए, वो रायबरेली तो खाली हो गई ना, प्रियंका की घोषणा कर दे, अधिकृत प्रवक्ता है ये। सुन तो हम ऐसा ही पूछ रहे हैं अजय जी। पहली बात की बाय बाय टाई टाई की बात नहीं है। देश की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और सोनिया जी हमारी शीर्ष नेता हैं, हम सबकी सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को एक वैसा दौर भी आया था जब अर्श पे थी और उसको ऊपर तक पहुंचाने में, नीचे से फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। और हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं। जिनको बुजुर्गों का सम्मान नहीं पता वो ज़रूर ये बात कहेंगे, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, बाकी लोग हों, बहुत सारे लोग हैं जिनको राज्यसभा में होना चाहिए, अनुभव का लाभ होना चाहिए। वो अनुभव का एक सदन भी माना जाता है, और ऐसे लोग जब रहते हैं तो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, देश और समाज के लिए वो एक अपने आप में मायने रखता है राज्यसभा। और राज्यसभा में यदि मैदान छोड़ने की बात है तो जितने भाजपा के नेता आज जो हैं, इवन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हैं, तो इसका मतलब कि वो भी वो राज्यसभा जाने का मतलब है कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया। अब मैदान छोड़ कौन है, रण छोड़ कौन है, मुझे नहीं पता। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं मानता हूं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अपने अपने मायने हैं और दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अब प्रश्न है उत्तर प्रदेश और रायबरेली का। निश्चित तौर पे रायबरेली से उन्होंने इतने लंबे समय तक उनका नाता रहा है, इंदिरा जी का नाता रहा, फैमिली का नाता रहा, इनका खुद का नाता है, और खुद अभी इन्होंने, जनता ने, वहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा इतने वर्षों तक जताया है। उनके प्रति एक आत्मीयता है, एक प्रेम है, एक सद्भाव है। उसके लिए उन्होंने जो लेटर लिखा है, आपने कहा, उसी पर तो शक खड़ा कर रहे हैं वो। नहीं, शक वही करते हैं खड़ा जिनको खुद अपने पर शक होता है। भाजपा के लोगों को स्वयं पे शक है, और जो सच्चाई है ये पूरा देश देख रहा है। सोनिया जी के लिए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी कोने में एक एक कांग्रेस के लोग और सामान्य लोग भी जो उनको जानते हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन को मानते हैं इस देश में, उनके प्रति एक सद्भाव है, एक प्रेम है, और वो है। सोनिया जी ने भी उसी भाषा में अपने लोगों के साथ। लेकिन अजय जी बात बताइए, इस चिट्ठी में जो सोनिया जी ने लिखी है, इसमें वो परिवार की इतनी बात क्यों कर रही हैं? जो आखिरी लाइन है उसमें वो ये लिखती हैं कि आप मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। इससे लोगों को लग रहा है कि एक तो फिर वही परिवारवाद वाली बात सामने आ रही है, और फिर क्या परिवार कोई और सदस्य ही प्रतिनिधित्व करेगा उनकी जगह पे? नहीं, दो बातें हैं। उस पत्र को मैंने भी पढ़ा है, और उस पत्र में जो भाषा और जो उनकी शैली है, उनकी जो आत्मीयता है वहाँ के रायबरेली के लोगों के लिए, रायबरेली या अमेठी के लोग हों या उत्तर प्रदेश या देश के लोग हों, उनके लिए एक वो भी परिवार है, और उस परिवार के प्रति अपना जो एक उनका दायित्व है बड़े होने का, उन्होंने निभाया है। उनको अपनापन, जो उनका प्रेम उनको मिला इतने वर्षों तक, उनके प्रति जो उन लोगों की श्रद्धा और सम्मान रहा, उस सम्मान के प्रति कहीं ना कहीं कृतज्ञता व्यक्त करना, ये हमारे सीनियर लोगों की भी जिम्मेवारी है। और एक कृतज्ञता का भाव जो है कांग्रेस ही समझती है। जो कृतज्ञता कभी समझा ही नहीं हो इस देश के और समाज के प्रति, वो क्या उस भाव को समझेगा? इसलिए भाजपा के लोगों को बाय बाय टाई टाई ही समझ में आएगी। लेकिन एक बात सच है कि वहाँ चुनाव की बात आएगी, समय पर वो नीति निर्धारण उसमें भी होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के या कोई व्यक्ति नहीं तय करता हमारा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। ये लड़ेगी हमारी चुनाव कमेटी है, वो चुनाव कमेटी तय करती है कि वो आप देखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या परिवार किसी मुसीबत में है क्या? सोनिया जी लिखती हैं, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। एकदम। जब राजीव जी नहीं थे उस समय जिस तरह से जो हादसा हुआ था, इंदिरा जी जब नहीं रही थी उस समय जो हादसा हुआ था, वहाँ के लोगों ने उनके साथ एक अपनापन दिखाया था। ठीक है। सोनिया जी का स्वास्थ्य यदि थोड़ा ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पे एक अपने आप में उनके लिए है, सोनिया जी, और वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मांगना,
उनके प्रति अपनापन अपनाना एक परिवार के लिए कृतज्ञता है। साथ मांग रही हैं रायबरेली का और कह रही हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा नहीं लड़ रही हूं, लेकिन मेरे साथ खड़े रहिएगा। देखिए, आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या कांग्रेस में और बड़े नेता नहीं हैं? आप मत जाइए ना। कोई ज़रूरी है क्या कि आप राज्यसभा में आपके लिए जाना बहुत आवश्यक है? आप कोई इतनी बड़ी पार्लियामेंट्रियंस भी नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी का कोई ऐसा ऐतिहासिक भाषण भी मुझे नहीं देखने में आया है जिसके जोरदार, जिसमें विजन हो, कोई बहुत बड़ी दृष्टि हो। तो ये तो मुझे लगता है कि ये परिवार, मतलब एक है कि गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार एक दूसरे के समानार्थी हो गए हैं। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस अपना अस्तित्व ही नहीं समझती है। एक दूसरी बात, ये जब भी बड़ी होती है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो हम सबों ने देखा है कि सीताराम केसरी का कैसे बोरिया बिस्तर उठा करके कांग्रेस के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया था। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव का 100 जो है वो कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाने दिया गया था, और ये था कि कम से कम यहाँ तो वो नहीं ही रहें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, किताबों में वर्णित है और बहुत डिटेल से वर्णित है। तो ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को आज में और गांधी परिवार को ये आज में विश्वास नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जीत सकती हैं, और यदि दोबारा वो इस चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी पिट जाती हैं तो एक ढंग से कांग्रेस के गांधी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। फिर जिसको हम कहते हैं ना, कांग्रेस का जो पहले जैसे ही ये गांधी परिवार कमज़ोर होता है, कांग्रेस के अंदर जो हाशिए पर बैठे हैं वो टूट पड़ते हैं। ये और बात है कि चूंकि कांग्रेस की कार्य समिति में सभी गांधी परिवार के अनुयायी लोग बैठे हुए होते हैं, इसलिए उन मुद्दों को संभाल लेते हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि कोई 22 बार चुनाव हारे जिसके नेतृत्व में उसको आप इतना बड़ा करें। प्रधानमंत्री ने कोई गलत व्यंग नहीं किया है कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टार्टअप योजना के तहत हैं जो स्टार्टअप हो ही नहीं पाते हैं, वो बार बार फिसल करके नीचे गिर जाते हैं। जैसे एक जो है वो चढ़ता है, 5 फीट ऊपर चढ़ता है, 3 फीट नीचे गिर जाता है। हर अभियान के बाद ये बताया जाता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नेता के हो गए हैं, लेकिन अब अगले दिन जो है 2 सप्ताह बाद कोई ऐसी उनकी टिप्पणी आ जाती है जिससे लगता है कि वो वहीं ठहरे हुए हैं जहां आज से 10 साल पहले खड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन आज के दिन में यदि जरूरी होता कोई एक एंकर पार्टी होती, तब इंडिया गठबंधन जो है वो खड़ा रह सकता था। आज इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक हैं, जो होने वाले घटक थे, वो सब इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व दे पाने में अक्षम है। इसे संभाल करके नहीं ले सकती। ये इंडिया गठबंधन वाली बात पर भी जवाब दीजिए। ममता चली, नीतीश चले, केजरीवाल अलग हुए, अब फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा हम अलग लड़ेंगे। 2-3 बातें हैं। हमें साथी प्रवक्ता विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब मैं कह नहीं सकता, पर्सनल तो मैं किसी पर आरोप लगाता नहीं। इनका राइट है कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर आप आरोप लगाएं। हाँ, ये जरूर है कि 25 साल जो पार्लियामेंट्रियन रहा हो, जो देश की राजनीति का केंद्र रहा हो, जिसने 10 साल सरकारों में अपनी योगदान दिया हो, जन मुद्दों पर बात की हो, जिन्होंने जन अधिकारों के लिए चाहे राइट टू एजुकेशन से लेकर राइट टू फूड तक जिन्होंने प्रोवाइड इस देश को कराया हो, श्रीमती सोनिया गांधी वो पार्लियामेंट्रियन नहीं है, वो नेता नहीं है। अब नेता वही हो सकता है जो तरीपार हो, अचानक आया और वो देश का सब चीज़ हो जाए, वो नेता हो सकता है। इनके लिए, हमारे लिए तो सोचने वाली बात है। जहाँ तक कहा हार और जीत, तो वाजपेयी जी कितनी बार जीते और कितनी बार हारे, जरा उनका लिस्ट निकालिएगा तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। उनके नेतृत्व में कितनी बार चुनाव हुए, आए भाई देश के प्रधानमंत्री बने, हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। ये सम्मान की परंपरा इस देश की संस्कृति और विरासत में है। इस सभ्यता इस देश की कहती है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे। अब मैं नहीं कहूंगा, दूसरे को मैं नहीं सिखाऊंगा। भाजपा वाले यदि अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो इसमें मैं क्या करूंगा? और आरएसएस और बीजेपी में ये अपने आप में द्वंद्व है कि भाई बुजुर्ग को 75 पर पार कराना है या या जो है उसको ही कंटिन्यू करना है, नीति अपने हिसाब से बना लेनी है। अच्छा है, देखिए एक सेकंड सर, संगीत रागी साहब एक मिनट। अच्छा है, इन्होंने वाजपेयी जी का और सम्मान की बात की। इनके मीडिया के कम्युनिकेशंस के सह प्रभारी खेड़ा जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वाजपेयी जी गद्दार और ट्रेटर है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के बयान बता रहा हूं मैं।
ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर सोनिया जी ने वाजपेयी जी के विषय में क्या बोला है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सम्मान वो नहीं होता, सम्मान वो नहीं होता कि नरसिम्हा राव जी के शव को आप आने भी ना दो, और जब उनको भारत रत्न से नवाजा गया तो आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, जिसकी किताब के विमोचन में सोनिया जी फ्रंट रो में बैठी थी, उन्होंने कहा ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। ये उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है, अब आज तक खंडन नहीं हुआ। सम्मान ये नहीं होता, सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए, सम्मान ये नहीं होता कि सीताराम केसरी एक आपका अध्यक्ष बन गया था ओबीसी समाज से, तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ के आपने उसको बाहर कर दिया। सम्मान ये नहीं होता मान्यवर। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अब आपने बात रखी कि ये पत्र के बारे में, ये पत्र के बारे में पहले आपने कभी सुना है कि फिरोज गांधी का जिक्र किया हो? पहली बार आज फिरोज गांधी तक को याद करने की नौबत अगर आई है। एक समय तो ऐसा था कि सोनिया जी एक रैली नहीं करती थी और अमेठी की जनता या रायबरेली की जनता उनको पूरा वोट दे देती थी। आज वो स्थिति में नहीं है। और मान्यवर, अगर आपकी अगर बीमारी है, अगर सेहत ठीक नहीं है, तो बता दीजिए ना कि वहां पर आप राज्यसभा में काहे जा रहे हैं। राज्यसभा के जाने के बदले आपको आराम करना चाहिए। वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो राजस्थान के लिए अच्छी आवाज उठा पाएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सोनिया गांधी जी कितनी बार रायबरेली के विषय में बोल पाई है, कुछ मुद्दे उठा पाई है, जा पाई है, ये उस पर भी सवाल है। और हम लोग सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई ऐसा देवी देवता नहीं बन जाता है, ना मोदी जी है ना सोनिया गांधी है कि हम ये सवाल नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में रायबरेली के लिए इनके सुन लीजिए, अतुल जी की बात, आखिरी बात, आखिरी बात, इन्होंने कहा कि ये ऐसा जमाना नहीं है किसी को पकड़ के बना दिया। प्रियंका वाड्रा राजनीति में नहीं थी, उनको महासचिव बनाया था उत्तर प्रदेश का पहले दिन पे। फिर वो गई वहां पर तो 2 सीटें होती थी, वो 1 सीट बन गई लोकसभा में। उसके बाद राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अब ये प्रियंका को छोड़कर मैं जा रहा हूं, यहां पर वो घर में रहेगी। कितने दिन रही वहां पर, और आज तो वो प्रभार भी उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से सारे संपर्क तोड़ दिए। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए ना, कुछ दिन, क्या पता प्रियंका जी लड़ ले रायबरेली से। तो अभी घोषणा कर देना। अब ये तो नहीं कर पाएंगे घोषणा, अब ये कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा अन्याय हो जाएगा। पूरा समय ये गठबंधन है, जवाब देना जरूरी है। हो नहीं पाएगा। व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है इन्होंने पार्टी पर भी और हमारे नेता के पास जाने दीजिए। देखिए, एक है कि आपकी व्यक्तिगत धारणा किसी से किसी कारण से प्रताड़ित आप हैं तो उसकी तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, प्रियंका जी से या किसी से भी। वाजपेयी जी की बात है, वो ट्रेटर थे या नहीं थे ये इतिहास बताता है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री भी देश के थे और भाजपा से ही प्रधानमंत्री बने थे, इसमें कौन सी बुरी बात? पीडीए भी खतरे में है क्या अतुल जी? कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों को नहीं अपमानित करती सर, प्लीज अतुल जी के मान के लायक। अतुल जी, पीडीए के ऊपर सवाल समाजवादी पार्टी का नेता खड़ा करेगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। पल्लवी पटेल आप कहेंगे हमारी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन चुनाव तो आपके सिंबल पर लड़ी। वो कह रही है ये कौन से पीडीए हैं जिनको राज्यसभा में खड़ा किया है? नहीं, इसमें देखिए आज भाजपा जो है पीडीए से डरी हुई है, तभी शायद ये बहस का विषय भी है जो बार बार ये पीडीए पे जो बहस होती है। रहा सवाल जो राज्यसभा की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे आप उसमें बताइए पीडीए में उसमें कहाँ अनदेखा हुआ है? आप बताइए, रामजी लाल सुमन जी जो हैं दलित समाज से आते कि नहीं आते? 3 नॉमिनेशन हमने कराए। रामजी लाल जी सुमन जी पीडीए से आते हैं, दलित समाज का एक चेहरा है। दूसरा, पीडीए की जब हम बात करते हैं, जय बच्चन, सुनिए पूरी बात हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। जब भी हम पीडीए की बात करते हैं उसमें 49% जो है पिछड़े की बात करते हैं, 16% दलित की बात करते हैं, 21% हम लोग जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जो 4% 90% की जो हम बात करते हैं उसमें 4% वो ऐसे लोग हैं जो अगड़े होकर के भी जिनमें पिछड़ों का दर्द है। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्व समाज की बात करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीए की बात कर रहे हैं तो बाकी समाज को नकार दो। हम भाजपा की तरह नहीं है कि यहाँ जो है तोल मोल करके वोट दिया, सीट शेयरिंग करी जाती है। ना ही भाजपा की तरह भागने वाले लोग हैं। जिस तरीके से अभी आप सम्मान देने की बात कर रहे थे, मेरे साथी दोस्त कह रहे थे सम्मान भाजपा बहुत करती है। अरे सम्मान करती है, आप देखिए किसान सड़कों में बैठा हुआ है, मोदी जी अबू धाबी में फोटोशूट करा रहे हैं, इस तरीके के सम्मान देते हैं आप। यदि सम्मान देते चौधरी चरण सिंह साहब को, किसानों के नेता जिन्हें आपने भारत रत्न देके सम्मान देने की करा, अच्छी बात है करा, क्योंकि भारत रत्न देने की बात जो है चौधरी चरण सिंह साहब को ये आज की नहीं है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग उठा रहे थे और समाजवादी लोग उठा रहे थे। परंतु जो आपने सम्मान दिया, असली सम्मान कब होता है? जब उक्त व्यक्ति के सिद्धांतों को, उसके संघर्ष को आप सम्मान देंगे। यदि आपने चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने का, भारत रत्न दे करके सम्मान देने का काम करा, तो किसानों को आप सड़क पे बैठाने का काम करेंगे, किसानों पे अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे, किसानों के ऊपर लाठियां भांजेंगे।
कितने देखिए कितने किसानों की आहुति हो गई पिछले काले कानून जो आप लेकर के आए, उसके बाद आपने काले कानूनों को वापस ले लिया और आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं। अरे आपने आज तक किसी को सम्मान नहीं दिया, ना तो किसानों को दिया, ना जवानों को दिया, ना नौजवानों को दिया, ना महिलाओं को दिया, ना बच्चों को दिया। और आप तो पीडीए की बात करते हैं। आप बताइए, यदि आप ओबीसी के इतने हितैषी हैं, पूनावाला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीएमओ ऑफिस में एक ओबीसी अधिकारी का नाम बता दीजिए आप मुझे। अच्छा चलिए, नंबर ठीक है एक। सर। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आपने आप तो वैसे आपकी पार्टी अखिलेश जी तो पीडीए ही बोलते हैं, इंडिया गठबंधन तो मैंने आपके मुंह से कभी सुना नहीं ना, वो कभी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। सौरभ जी, अब मेरा सवाल यह है, क्या उनको पहले से मालूम था कि इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचने वाला नहीं है? क्योंकि आज तो फारूक अब्दुल्ला भी चले, तो उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। अभी राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राज्यसभा के चुनाव में जो तस्वीर उभरती हुई हमको दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 1 इंच छोड़ने के लिए किसी के लिए तैयार नहीं है। वो सीटें जहां पर लग रहा था कि विपक्ष बाजी मार ही लेगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है और उसको लगता है कि शायद विपक्ष की पार्टियों में टूट के भरोसे जो है टूट होगी और एक उम्मीदवार उसको और मिल जाएगा। यानी यहां भी विपक्ष के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ब्रेक से पहले हमारे साथ सपा से मेहमान है अतुल जी, उनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे शहजाद पूनावाला, बोलिए। देखिए ऐसा है, उन्होंने अभी कहा कि पीएमओ के एक अधिकारी का नाम बताइए जो ओबीसी समाज से। अरे मान्यवर, पीएम ही ओबीसी समाज से और पहले ऐसे ओबीसी अतुल जी, भाई सौरभ जी, सौरभ जी अपने अपने समय पर अपने अपने काउंटर अपनी अपनी बात। जी जी बोलिए। ये इतना सा हमें आपका आर्गुमेंट पता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े पीएमओ के अधिकारी अर्थात पीएम वो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर ओबीसी पीएम होने के नाते कंप्लीट भी किया। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने अभी कहा कि महिलाओं का सम्मान, संदेश खाली की रिपोर्टें आप देख रहे हैं ना सौरभ जी, संदेश खाली में जो बलात्कार हुआ है महिलाओं के साथ, वहां पर शाहजहां शेख को पकड़ने के बदले वहां की महिलाओं पर आरोप लगा रही ममता दीदी, और ये लोग कोई एक इंडिया अलायंस का बंदा बोल नहीं पा रहा है इस पर। अधीर रंजन चौधरी जी का भी मुंह बंद करवा दिया है। सम्मान की बात करते हैं तो कुर्मी डीएनए पर सवाल किसने उठाया था? रेवांत रेड्डी ने कहा था कि कुर्मी डीएनए कमतर होता है, तेलंगाना का डीएनए बेटर होता है। उस पर आपका क्या स्टैंड था? छोड़ देते उस बात को। इन्होंने कहा सम्मान आपने कर्पूरी ठाकुर जी को कहे नहीं दिया 36 वर्ष तक। आपकी तो सरकार थी 2004 से 14, आप यूपीए के साथ थे, दिलवा देते ना। और आपने कहा कि फोटोशूट कराया। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे जितने भी हटा दिए जाए महासचिव पद से भी या हट जाए, तब भी कोई ना कोई वैसा प्रतीत होता ही है। आप वहां पर पहला मंदिर बन रहा है, सनातन का इतना बड़ा केंद्र बन रहा है अबू धाबी में, उनको ये फोटोशूट नजर आ रहा है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने पीडीए की बात की, इनके यहां पर राज्यसभा से जोड़ते हुए मैं बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी को अपने 3 नुमाइंदे जिताने के लिए 111 चाहिए, इनके पास 108 कांग्रेस के 2 मिलाकर है। अब पल्लवी पटेल ने भी मना कर दिया तो मतलब टेक्निकली 107 है। आपको मना कर दिया, नहीं आपको मना कर दिया। सुन लीजिए, इनके बाद आप बोलिएगा। चुनाव 27 फरवरी को होना है। अतुल जी इनके बाद आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा पूरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इतने बड़े हितैषी है ना पीडीए के, मुझे बता दे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कौन है? जया बच्चन, रंजन जी और सुमन जी, कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? हम बनाते हैं तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम बनाते हैं तो 27% मंत्री ओबीसी बनाते, हम बनाते तो 85 एमपी बना देते, हम बनाते तो 40% एमएलसी बना देते, हम बनाते तो प्रधानमंत्री बना देते। आप बताओ सुमन जी का नंबर कौन सा है 3 सीटों में? पहले आप बताइए लाल कृष्ण अडवाणी का नंबर कौन सा है? इन्होंने बोला ना कि पीडीए का सम्मान है, हम भेज रहे सुमन जी को। पहले आप बताइए लाल कृष्ण अडवाणी का भारत नंबर रत्न कौन सा है? भारत रत्न दिया, आप मुझे बताइए। भारत रत्न दिया। अरे लोग, भारत रत्न जिन लोगों ने भाजपा को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, उन्होंने उन्हें आपके घर में बैठा दिया, नवाजा उनको। क्या भारत रत्न से? आप बताइए, जिन लोगों को भारत रत्न से नवाजने की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी को भी पद्म सम्मान दिया हमने ही दिया। बोलिए। और अरे मैं इनकी जगह होता तो मैं आपको जवाब ये देता, जैसा आपने कहा ना कि हमारे तो प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो ये कह देते हमारा तो नेता ही यादव है। नहीं नहीं, आपने एक सेकंड सुनिए, कोई एक सेकंड 10 सेकंड, ये केवल एक परिवार के हैं। इनसे पूछे ना कि इनके बाद कोई यादव समाज से बन सकता है? नहीं बन सकता। तेजस्वी बनाने के लिए बोलते हैं लालू जी ये नहीं बोलते यादव को बनाना है, लालू जी बोलते तेजस्वी को बनाना है, मुलायम जी बोलते थे कि अखिलेश को बनाना है, स्टालिन बोलते हैं कि देखिए उदयनिधि को बनाना है। ये जाति की भी नहीं है, ये एक समाज के भी नहीं है, ये एक परिवार के हैं। आपसे तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, परंतु सवाल यह है कि सुमन जी का कौन सा नंबर है 3 राज्यसभा, वो पूछिए। सुमन जी का कौन सा नंबर है राज्यसभा? सौरभ जी
सौरभ जी बताएं, जया बता बच्चन, पाएंगे अतुल रंजन जी? या सारे सुमन क्या परिवार वालों को चाहिए? लेकर यहाँ पे नंबर की बात नहीं करी जाती है। हमारे तीनों अब जया जी तो nomination नंबर है। 1 ही होंगी ना। नहीं यही तो या- पल्लवी जी अरे कह फिर रही आप है, समझ नहीं रहे। इसीलिए तो कह रही कि मैं वोट नहीं दूंगी। अरे बताइए। आप पल्लवी जी की चिंता छोड़िए, आप बताइए कि आपने ओबीसी समाज के लिए क्या करा है, पहले ये बताइए। मैं बता देता हूँ। आप अच्छा, बताइए। अच्छा, नहीं, लंबा हो जाएगा। एक सेकंड, बताइए क्या अजय जी, करा अजय आपने? जी, बता दो- देता हूँ, अभी बता अजय जी, एक आप सेकंड। बड़े साफ मैंने आपसे पूछा, उस पे आप बता नहीं रहे। बताने आप बताइए, आपके साथी बोल रहे हैं। जितने एजुकेशन प्रधानमंत्री जी इंस्टीट्यूट है, आप बताइए, कोई एबीसी बीसी है कोई आपका? सर, प्रधानमंत्री अतुल जी, आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री जी वाकई सुविधा के हिसाब से वो कभी ओबीसी हो जाते हैं, कभी वो ओबीसी के ऊपर हो जाते हैं, कभी ओबीसी के नीचे हो जाते हैं। हमने क्लियर कहा कि भाई जनगणना जो जातीय जनगणना है उसको करवा दो, उस पर नहीं कोई बात होगी। हमने कहा ओबीसी को जितना उसकी भागीदारी हो उसके हिसाब से उसको अधिकार दे दो, उसका पार्टिसिपेशन, उसकी सहभागिता दे दो, उसके साथ न्याय होगी, भागीदारी न्याय। इस पर नहीं जवाब देंगे। उस समय इनको 4 वर्ग आता है, क्या याद आता है? युवा, किसान, महिला, श्रमिक। आज क्या है किसानों की हालत? सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर से उनको जो है फायर किया जा रहा है, कनस्तर लगा दिया गया, कील और किलेबंदी कर दी गई, और सेना के जवान हमारे ही किसान जवानों के साथ जो है झड़प करने के लिए, और रोज मीडिया जो है दिन भर उसी में लगी है बेचारी। उनकी भी मजबूरी है, उनको भी टीआरपी चाहिए, दिखा रही है। लेकिन सच तो यही है कि पूरा देश देख रहा है कि न किसानों की ये साथ रहे, 22 रुपए की आमदनी रह गई मात्र प्रतिदिन, न ये महिलाओं के साथ है, महिलाओं की बड़ी बड़ी तारीफें की है। मणिपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ठीक है, देश के अन्य कोने में क्या है, सबने देखा। न युवाओं के साथ है, युवाओं को आज रोजगार की जरूरत है। 30 लाख सीट खाली है, ये मौके यदि वो मौके भरा पर जाता ओबीसी को भी उसमें अजय अधिकार जी, मिलता और उनका 50% ये मौके मौके पर राहुल जी मुद्दा क्यों बदलते रहते हैं? हमने कभी अभी ओबीसी मुद्दा की नहीं- बात कर रहे थे, नहीं, अभी नहीं, चूंकि नहीं। जातिगत जनगणना नहीं, की हवा नहीं, चल रही थी हमने- तो ओबीसी की बात, नहीं, अब नहीं, लगा नहीं। किसान सड़क पे आ गए तो नहीं, किसान नहीं, की नहीं, बात। नहीं, हमने 5 न्याय की बात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे शुरू हुई है, आप तो शुरू से कवर भी करते हैं, कई बार आपने दिखाया भी है, अभी भी दिखाइएगा, मैं आग्रह करूंगा आपसे। वो 5 न्याय हमने दिखाएंगे तो मांगी हैं। तब जब यात्रा पंच चलेगी। न्याय, अब हमने सुना राहुल जी पंच किसानों न्याय। के मोर्चे में आ जाएंगे। नहीं, पंच न्याय के साथ हमने शुरू की, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक और किसान न्याय। किसान न्याय हमारा शुरुआत से, उस समय तो नहीं ये आंदोलन हुआ था किसानों का। मैं आदर हम पूर्वक ये उन कहना चाह रहा हूं, यादों- हर वक्त कंधे की तलाश में क्यों रहते हैं? नहीं, कभी कंधे की तलाश में अब नहीं है। किसान हम सड़क पे हैं तो चलो हम किसान इस के कंधे पे देश रख के के चलो। मजदूर, किसान, नौजवान, महिला और जो पीड़ित वर्ग है, दलित और वंचित है, उसको कंधा देने का काम करते हैं। हम कंधे के तलाश में नहीं प्रोफेसर रहते साहब हैं। बताइए, कंधा देने का राहुल जी का कंधा काम दे हम रहे हैं या करते कंधा ले रहे हैं? और कंधे से उतार करके सड़कों पर लाने का काम रागी जी, भाजपा करती है। रागी जी। ये पूरा देश देख रहा है। देखिए सौरभ जी, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के पास कोई नया विमर्श नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी को वो पराजित कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, भारत वास्तविक अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव की जो ऊंचाइयों को आज के दिन में छुआ है, जिसे जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे खानदानी प्रधानमंत्रियों ने जिस भारत की सांस्कृतिक अधिष्ठान को हमेशा कलुषित नज़र से देखा या हमेशा उसे नीचे दिखाया, आज वो चमत्कार अबू धाबी से लेकर के अयोध्या तक दिख रहा है। हमने सोचा नहीं था कि भारत का एक प्रधानमंत्री इस्लामिक कंट्री में जाकर के अयोध्या के बारे में बात करेगा और वो यह कहेगा कि शताब्दियों से जो चाह थी भारत की, वो जाकर के अयोध्या में पूरी हुई। किसी कहने की हिम्मत नहीं हुआ है। ये तो इस देश के कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं हुआ करती, और प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर अबू धाबी की जमीन से ये घोषणा की, तो ये अलग बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो नैरेटिव खड़ा कर दिया है देश का, उन्होंने भारत के पूरे वैचारिक ग्रामर को बदल करके छोड़ दिया है। मैं एक बार पहले भी कहा था, सामाजिक न्याय की परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने बदल दी है। मेड इन इंडिया जो है वो आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर दुनिया में खड़ा होने की दिशा में जा रहा है। यही कारण है कि आज आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी गति से चल रही है। आज आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बेरोजगारी दर 7.4 के आसपास है। तो ये कहना ये बड़ा एक तुकबंदी हो जाती है, राजनीतिक जुगाली आप कर लीजिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ों को विधानसभा चुनाव में ले जाते हैं, लोकसभा चुनाव में ले जाते हैं। क्या आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि इतनी बुराइयों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को बार बार वो जिता रही है? पिछले दफा चुनाव में 248 सीटें ऐसी थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी जीता और 2019 में भी जीता। जी ठीक। 55 ऐसी सीटें थी जो नई जीत करके लाई और आप 53 पर लुढ़क करके रह गए।
ठीक तो है। ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या है और विपक्ष की क्रेडिबिलिटी क्या है। प्रोफेसर साहब का जवाब दे दो, उसके बाद मेरे ख्याल से नए पॉइंट जुड़ जाएंगे। पॉइंट का जवाब आता रहे ना साथ साथ तो अच्छा रहता है। प्रोफेसर साहब ने जो बात, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अच्छा, आपको बोलिए, पता है, बोलिए। 30-40 सेकंड लूंगा, आप प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, उन्होंने अभी जनगणना की बात की और ओबीसी की बात की। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ओबीसी की जनगणना 1931 तक होती थी, 51 में रोकी किसने? नेहरू जी ने। उसके बाद इंदिरा जी ने मंडल आयोग का विरोध किया, उसकी रिपोर्ट को नहीं लागू होने दिया। राजीव जी ने विरोध किया। जाति, उनका स्लोगन हुआ करता था ना हाथ पर ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी खड़े होकर उसका विरोध करने का काम किया। तो मुझे पहले बता दीजिए कि किसने विरोध किया था इतने वर्षों तक? प्लीज 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 सौरभ जी, सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी कैसे जवाब दे? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, 20 सेकंड 20 सेकंड नहीं बोलता, 20 सेकंड सिर्फ किसी के बीच में नहीं बोलता। सिर्फ 20 सेकंड। सौरभ जी देखिए, ये गलत तरीका है। मैं सिर्फ 20 सेकंड मांग रहा हूं मैं आपसे। किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं हमेशा अनुशासन का पालन करता हूं। जहां तक सवाल है जनगणना का, अमित शाह जी का बयान देख लीजिए। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, परंतु ममता बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड विरोध किया। और दूसरी बात, कर्नाटका में हो रखा है, क्यों नहीं जारी करते उसका नतीजा? उन्होंने ओडिशा में विरोध किया। और तीसरी बात, आखिरी बात, देखिए, इनसे उन्होंने कहा कि कभी मोदी जी ओबीसी बन जाते, कभी ये बन जाते। इनको पता नहीं, ओबीसी पहले तो जाति नहीं होती, क्लास। ये क्लास है या एक ब्लॉक है। मोदी जी घांची समाज से, और घांची समाज को पहली बार छबील दास मेहता ने 1994 में ओबीसी ब्रैकेट में डाला था। दूसरी बात, ये कहते हैं जन्म से ओबीसी नहीं है मोदी जी। इनको इतनी अक्ल नहीं है। मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ, ओबीसी कैटेगरी ही मंडल के बाद आई। अतुल जी, तो किस बात पे बोल रहे हैं? इनको इतनी भी अक्ल नहीं अतुल जी, आज इनका भी उत्तर दीजिए, प्रोफेसर साहब का भी, कि सारे मुद्दे आप लोग चुनाव में ले जाते हैं, जनता हरा के घर भेजती है। मैं थोड़ा समय जरूर लेगा। बोलिए, जैसे आपने अभी कहा पूनावाला जी के जातीय जनगणना की बात, ये कांग्रेस से दाग रहे हैं। आप बताइए 2014 से लगातार आप सरकार में, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? एक चीज अब आप सुनिए, आपका पूरा जवाब दे, सुन लीजिए ना। अरे आप जानवरों की जनगणना करा देते हैं, पर जातियों की जनगणना कराने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप ओबीसी के विरोधी हैं। दूसरा, अभी रागी साहब की बात जो आपने कही कि ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी जो है बड़ा आर्थिक रूप से सशक्त हो गई है। यदि ऐसा होता तो देश की आज भी 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन देने का काम करें, ऐसा क्यों है भाई? इसका जवाब दे दो, प्रधानमंत्री ने दिया था। इसका जवाब दे दो एक लाइन में। इसका एक लाइन में जवाब दे दो। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही जवाब दे दिया। अरे लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मुद्दे पर जवाब दे दिया है, हम क्यों दे रहे हैं। इसका एक लाइन में जवाब आपने भी सुना होगा तो याद होगा। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भाई जो लोकसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, इस तरीके के मुद्दे हम लोग ले आते हैं। तीसरा प्रश्न इनका ये था, और उन मुद्दों पर आपको हराकर जनता भेजती है। अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम अलग चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला को, सही बात है, ईडी का नोटिस आया अभी क्रिकेट बोर्ड फंड्स के मामले में, और उसके तुरंत बाद ये हो गया। मुझे केवल 40 सेकंड बिना इंटरप्शन दे मुझे दीजिए, मैं सारे सवालों के जवाब भी देना चाहता हूं। मुझे मौका नहीं दिया। नहीं, आपको लंबा मौका। सौरभ जी, मुझे सबसे कम समय मिला है, हालांकि सारे सवाल मुझ पर ही है। एक सेकंड, ईडी का ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अब ईडी की कार्रवाई जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर होती है, कांग्रेस पार्टी बोलती है बिल्कुल सही है। इसी आम आदमी पार्टी ने बोला कि भूपेश बाघेल पर जो ईडी की शराब घोटाले में कार्रवाई हुई थी, वहां के शराब घोटाले में, वो बिल्कुल सही थी। तो ये तय कर ले, और 14 पार्टियां गई थी। और दूसरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड इन्होंने अभी, प्लीज 10 सेकंड सर। इन्होंने कहा कि ओबीसी जातीय जनगणना 2011 में कंप्लीट हुई थी। 2011 से 14 आप सरकार में थे, क्यों नहीं जारी किया? इसका रीजन भी बताता हूं। अब मैं आपको रीजन बताता हूं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो पता चला 8 करोड़ एरर थे। कितने एरर? 8 करोड़। उनको राज्य सरकारों के पास भेजा, आज तक वो करेक्ट होकर नहीं आया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने क्यों उसको विरोध किया है? बताइए। ममता बनर्जी ने विरोध किया। आप उसी डेटा पर, एक सेकंड सर, उसी सर्वे के डेटा पर आप घर बना के दे रहे हैं, उसी डेटा पर दे रहे हैं। गलत बताइए, मैं गलत हूं, बताइए। ये ठीक नहीं है, पूरे डिबेट को आप गलत मुद्दों पर मैं इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या कह थोड़ी रहा हूं, देर में आपका समय समाप्त हो जाएगा। मैं जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं जो इन्होंने जवाब सुन ले हमसे भी। कैसे जवाब दूं? आप बोलिए प्रोफेसर, मैं समय दूंगा आपको, वो मेरी जिम्मेदारी ना। आप ऑन रिकॉर्ड सारे चेक कीजिए, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है। 8 करोड़ एरर्स थे स्टेट के लेवल पे। जब उनको वापस भेजा गया, तमिलनाडु को भेजा गया। तमिलनाडु में आपकी है। प्रोफेसर अजय, लास्ट बात, प्रोफेसर अजय, प्रोफेसर अजय, प्रोफेसर अजय, 2011 की जनगणना 2013 में 2 साल लगती है जनगणना में। भाई साहब को तो पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है अभी। हालांकि 21 से अभी तक करवाया नहीं, इसलिए नहीं जानकारी है। 13 के लास्ट में उनकी बारी, उनकी बारी, उनकी बारी, उनकी बारी, उनकी सरकार नहीं है आपका, गलत ये सरकार भाजपा का नहीं है। मेरे बीच में बोला 2011 में चाहते हैं। 2013 के लास्ट में वो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के साथ न्याय अधिकारिता मंत्रालय में वो रखी गई। उसको सिर्फ नहीं, उसको प्रकाशित करने के लिए तत्कालीन सरकार को, फिर झूठ बोल रहे हैं।
फिर यहाँ चिल्लाने का उन्होंने काम है। लेटर लिखा था कि डिबेट- इसका विरोध डिबेट होना हाईजैक चाहिए। कर रहे हैं, गलत On कर रहे record। हैं। गलत। आगे भी इनको डिबेट करनी है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। ऐसे नहीं चलता है बोलिए, डिबेट। बोलिए। आप बोलिए, कथों पर बात हो, लेटर कथों लिखा पर था, बात नहीं हो। लिखा था, ये उसका बदतमीजी कर रहे हैं आप। अजय ये माकन बोलिए, बदतमीजी अजय कर जी, रहे हैं। उसका अजय जी बोलिए, अजय जी बदतमीजी बोलिए, कर बोलिए, रहे हैं बोलिए, आप। प्लीज बोलिए। चैनल अजय में माकन देख ने रहा है। विरोध करते हुए लेटर लगातार लिखा। शहजाद जी, बदतमीजी प्लीज, कर गलत रहे हैं बात है। अपनी बात करने के बाद। हाँ, बोलिए। मैं सबने फैक्ट देखा गिना रहा हूं, है आपको तकलीफ आज हो रही तक है। 14 के बाद क्या आप पकौड़े तल रहे थे? क्यों नहीं अभी तक आपकी हुआ? स्टेट गवर्नमेंट ने 10 साल रिजल्ट में नहीं दिया पकौड़े उसका। क्यों तल रहे यही हैं? है हकीकत। सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट में भी आपके लोग हैं। सबको पता तमिलनाडु है में हमारी एक गवर्नमेंट है, छोटी सी केरल फंड में हमारी देनी गवर्नमेंट थी, है। उस फंड को आज तक तमिलनाडु इन्होंने में नहीं हमारी दिया। है। अच्छा, कर्नाटक फिर का चिल्ला रहे हैं आप, दिया। फिर कर्नाटक गलत चिल्ला जारी रहे कर हैं। दो। शहजाद जी, गलत चिल्ला रहे हैं शहजाद आप। जी, यहाँ चिल्लाने के लिए आप शहजाद आते जी, हैं क्या? जारी कर दो। ये नहीं, ये भी आपके बीच में नहीं बोल पूरा रहे। देश ये जानता भी है। आपके बीच ये में नहीं बोल बदतमीजी रहे। कर रहे हैं सर, आप। बोलिए सर, बोलिए। तथ्यों की बात करनी बोलिए, चाहिए यहाँ। आप बोलिए। हमारे विरोध कर रहे हैं। हमारे शहजाद जी, प्लीज। प्रोफेसर साहब ने जो बात रखी है, इस देश में वैचारिक संस्कृति आज भी गांधी की विचारधारा चलेगी, सत्य और अहिंसा की विचारधारा चलेगी, आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा, गरीब मजदूरों की यहाँ पे अदालत चलेगी। इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों की सिर्फ अदालत नहीं चलेगी। चलिए, अच्छा, इस देश में एक 14 लाख करोड़ रुपए किसी का आप माफ कर दे और किसानों के लिए आपके पास गांधी जी कोई ने पैसा कहा था नहीं है। राम राज्य, आप तो पूरा राम देश के देख साथ- रहे हैं। ओके सर, हम राम राज्य वाले हैं, बहुत सियासी शुक्रिया वाले नहीं हैं। रागी जी, आप प्रोफेसर जैसे साहब, फर्जी शुक्रिया और आपका, अतुल जी, पाखंडी शहजाद राम राज्य पूनावाला, वाले नहीं बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे कुरुक्षेत्र, आगे आपको बताएंगे क्या आज बातचीत से खत्म होगा किसानों का संग्राम। देखिए अब की बार किसकी सरकार।